हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूँ आज का इतिहास सीरीज में। आज का इतिहास सीरीज, इसका मतलब क्या है? एक ऐसी सीरीज जिसके अंतर्गत जो भी क्लासेस चलती हैं उनमें हम किसी दिन विशेष का इतिहास जानते हैं। जैसे आज 26 सितंबर है, तो आज के स्पेशल इतिहास के बारे में हम बातें कवर करेंगे। आज के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, कौन कौन सी महान हस्तियों ने आज के दिन जन्म लिया, उनका क्या योगदान रहा, कौन कौन सी महान हस्तियां आज के दिन इस संसार को छोड़कर चली गई। इस कक्षा का नाम भी तो हमने यही रखा है, टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। यानी कि आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किस मायने में महत्वपूर्ण है, उसी से संबंधित हम कुछ बातें कवर करेंगे और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पूछेंगे। ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि इनमें लगभग आपसे वो क्वेश्चन मैं पूछता हूं जो पहले कभी आपके एग्जाम्स में पूछ लिए गए हैं, चाहे वो किसी प्रकार का वनडे का एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी या फिर पीसीएस का एग्जाम हो। ठीक है, तो इस प्रकार सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे आपके लिए। ये आपकी कक्षा जो है वो हफ्ते के 7 दिन रहती है, कभी भी आपकी इसमें छुट्टी नहीं रहती। तो आपका अगर मन करे, पसंद आ जाए इस कक्षा को, तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, ताकि बेल आइकन बटन दबाने के बाद आपको समय से पहले इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करेंगे हम आज के इस महत्वपूर्ण दिवस की। आज क्या है? आज है 26 सितंबर। 26 सितंबर को CSIR फाउंडेशन डे मनाया जाता है। हिंदी में कहें तो CSIR स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन CSIR की स्थापना हुई थी। दिन था 26 सितंबर 1942 का, जब CSIR की स्थापना की गई थी। CSIR का हिंदी में अगर हम अनुवाद करें तो क्या होता है? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, हिंदी में कहते हैं इसे हम। ठीक है ना? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई थी आज ही के दिन। अनुसंधान परिषद। जब हम बात करें इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, जैसे कि CSIR एक इंग्लिश का वर्ड है, इसकी अलग अलग क्या है ये इसका मीनिंग होगा। जैसे कि CSIR का मतलब होगा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो इसकी स्थापना 1942 में की गई थी। आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है CSIR का। भारत के सबसे बड़े अनुसंधान एवं विकास संगठनों में से एक है ये। और अब की बार ये कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है, आप कमेंट में बता दीजिए। ठीक है, हालांकि इनकी अलग अलग प्रयोगशालाएं चलती है पूरे भारतवर्ष में CSIR की। चलिए जी, अब हम बातें कवर करेंगे जन्मदिन से, जिनका आज जन्मदिन है। तो चलिए सबसे पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं। इनको तो हर व्यक्ति जानता ही है, नाम इनका है डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से ये प्रतिनिधित्व करते थे सरकार का। जब ये प्रधानमंत्री बने थे, कब से कब तक ये प्रधानमंत्री रहे, तो आपको पता होना चाहिए। ये 22 मई 2004 से लेकर 26 मई 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते रहे। उनके बाद में आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का PM के रूप में तीसरा कार्यकाल चल रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो एक बार थोड़ा सा हम इनके बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 1932 में इनका जन्म हुआ था, आज़ादी से पहले की बात है।
26 सितंबर 1932 को इनका जन्म कहाँ पे हुआ? पंजाब में हुआ। एक भारत के अच्छे अर्थशास्त्री भी हैं। पंजाब कौन सा एरिया है ये पंजाब? तो आप कहेंगे ये वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। पहले तो पाकिस्तान नाम की कोई भी चीज नहीं थी ना। तो इस प्रकार आपको ये बातें इनसे संबंधित ध्यान में रखनी है। एक अच्छे अर्थशास्त्री भी हैं ये, अर्थशास्त्री, ठीक है ना। तो इन्होंने एक रचना भी लिखी है, एक पुस्तक भी लिखी है जो कि इनकी आत्मकथा है। तो आप बताने का प्रयास करेंगे कि इनको, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का जवाब। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की आत्मकथा का नाम अगर लिखा होगा आपने चेंजिंग इंडिया, तो आपने अच्छा जवाब दिया है। चेंजिंग इंडिया जो आत्मकथा है ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा लिखी गई है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो कि हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, और कौन से नंबर के? तो आप कहेंगे 13वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला था। और उसके बाद में तो आपको पता है 2024 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो एनडीए की सरकार बनी, और एनडीए की सरकार जब बनी तो आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें नेतृत्व करने के लिए आगे आए। अब बाकी ऑप्शंस के बारे में बातें कवर कर लेते हैं। ए शॉर्ट एट हिस्ट्री, माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड, ये किसके द्वारा लिखी गई रचना है? अभिनव बिंद्रा के द्वारा लिखी गई रचना है। अभिनव बिंद्रा ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता था, यानी कि व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए भारत की तरफ से गोल्ड मेडल जीतने वाले व्यक्ति अभिनव बिंद्रा। उनके बाद में जो आपको पता है एक हमारे भाला फेंक खिलाड़ी है नीरज चोपड़ा, उन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता। लेकिन शुरुआत गोल्ड मेडल की किसने की थी? अभिनव बिंद्रा ने की थी। तो जब हम बात करें पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है। ये तो बहुत पहले की बात है। दादा भाई नौरोजी जिन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, उनमें दादा भाई नौरोजी ने इस पुस्तक में धन के पलायन के सिद्धांत के बारे में बताया है कि अंग्रेज किस प्रकार से हमारे भारत से धन लेकर जा रहे हैं और वहां पर अपने आप को सशक्त बना रहे हैं। यानी कि ड्रेन थ्योरी जो दी थी दादा भाई नौरोजी ने दी थी। माई कंट्री माई लाइफ, ये किसके द्वारा लिखित है? तो आपने नाम सुना होगा लाल कृष्ण आडवाणी का। लाल कृष्ण आडवाणी जो कि कौन सी पार्टी से बिलोंग करते रहे हैं? तो जनसंघ के भी ये कार्यकर्ता रहे, जनता पार्टी में भी इन्होंने कार्य किया, भारतीय जनता पार्टी के भी ये एक टॉप के लीडर रहे। और इनको आपको पता ही है 2024 में ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनके घर पर जाकर इनको ये सम्मान दिया गया था क्योंकि ये बीमार चल रहे हैं, है ना। तो चलिए जी, अब हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में। वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो आपको लिख देना है 1885। 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी ए ओ हयूम के नेतृत्व में। ए ओ हयूम जो कि एक पक्षी विज्ञानी थे, और जब ए ओ हयूम की मृत्यु 1912 में हो गई तो ए ओ हयूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक घोषित किया गया। तो इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। 1885 में स्थापना हुई, जाहिर सी बात है लोग इकट्ठे हुए होंगे। अब लोग इकट्ठे हुए हैं तो आप कह सकते हैं कि वो इनका पहला सम्मेलन था। तो बिल्कुल सही बात है, इनका पहला सम्मेलन कहाँ पे हुआ? जहाँ पे इस इसकी स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो उसमें अध्यक्षता करने वाले व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है ना। उसके बाद में जब हम बात करें, इनका दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ 1886 में। 1886 के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी, जिनकी अब हम थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे। तीसरा अधिवेशन इनका 1887 में अगले साल मद्रास में हुआ, और इसमें अध्यक्षता करने वाले एक मुस्लिम व्यक्ति थे बदरुद्दीन तैयब, पहले मुस्लिम व्यक्ति जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की। तो बदरुद्दीन तैयब का नाम आप लिख देना।
चौथा अधिवेशन कहाँ पे हुआ? अगले साल 1888 में इलाहाबाद में हुआ, जिसे वर्तमान में हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। तो उस इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे? जॉर्ज यूल, जो कि पहले अंग्रेज व्यक्ति थे जिन्होंने अध्यक्षता की थी। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआती दौर की कहानी मैंने समझाई आपको। इसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। आज इनका जन्मदिन है, जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। चलिए जी, अब हम बातें कवर करेंगे उनके बारे में जिनकी आज जयंती है या फिर जिनकी आज पुण्यतिथि है। तो शुरुआत करते हैं जयंती से। तो सबसे पहले इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये नाम आपने जरूर पढ़ा होगा जब आपने इतिहास की पुस्तकें खंगाली होंगी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में आप एक क्वेश्चन बता दीजिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस पर मूल रूप से बल दिया था? ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बता देंगे। अगर आपने लिखा होगा विधवा पुनर्विवाह तो फिर आपने अच्छा जवाब दिया है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहुत प्रयास किए थे, इनके प्रयासों के बावजूद विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 पारित हुआ था। तो इन्हीं के बावजूद नहीं लिखेंगे, थोड़ा उल्टा हो जाता है शब्द। इन्हीं के प्रयासों के परिणाम स्वरूप विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 पारित हुआ, ऐसे कहेंगे, ठीक है ना। तो ये इन्हीं के प्रयास थे। तो जब हम बात करें इनके जन्म की, इनका जन्म 26 सितंबर 1820 को हुआ था। कहाँ पे जन्मे थे ये? पश्चिम बंगाल में जन्मे। लेकिन उस समय आपको पता ही है कि आजादी से पहले की बात है। इनकी मृत्यु 29 जुलाई 1891 को पश्चिम बंगाल में ही हुई थी, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। ये हमारे भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे, एक अच्छे शिक्षा शास्त्री थे और आप कह सकते हैं कि समाज सुधारक थे। समाज में कुछ कुरीतियों को दूर करने के लिए इन्होंने प्रयास किया, जिनमें से एक सफल इनका प्रयास माना जाता है विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 का पारित करवाया जाना। तो इस प्रकार आपको इनके बारे में बातें याद रखनी है। एक अच्छे लेखक भी थे ये। इन्होंने एक रचना लिखी थी वेताल पंच विशति, जो कि 1848 के आसपास में प्रकाशित हुई थी, जो कि बांग्ला भाषा में थी। गरीबों व दलितों के संरक्षक के रूप में इनको याद किया जाता है। आज इनकी जयंती है, हम इन्हें नमन करते हैं। तो चलिए अब हम इनके बारे में जान लेते हैं। देवानंद, आपको पता होगा देवानंद ये हिंदी सिनेमा के अभिनेता के रूप में कार्य करते थे। हिंदी सिनेमा जगत में अहम नाम था इनका। तो एक बार पहले आप इनके बारे में क्वेश्चन बता दीजिए। भारतीय सिनेमा के शुरुआती दौर के मशहूर अभिनेता देव आनंद, जिन्हें हिंदी सिनेमा का स्टाइल गुरु कहा जाता है, इनका निधन कब हुआ था? जल्दी से बताएंगे, कब इनका निधन हुआ था? अगर इसमें आपने लिखा होगा ना 2011, तो फिर आपने अच्छा जवाब दिया है। 2011 को इनकी मृत्यु हुई थी। बॉलीवुड की दुनिया में इनको स्टाइल गुरु कहा जाता है और ऐसा कहते थे कि इनको प्रतिबंध लगा दिया गया था काले पैंट कोट पहनने पर, क्योंकि महिलाएं जो हैं बहुत इनकी तरफ क्या है आकर्षित होती थी, ऐसा कहते थे। तो आज इनकी क्या है जयंती है, हम इन्हें नमन करते हैं। तो जब हम बात करें, एक सेकंड रुकना जरा थोड़ा सा। देव आनंद, वैसे इनका नाम देवानंद तो एक साथ लिख दिया जाता है, वैसे इनका नाम था देव आनंद। ये देव साहब के नाम से भी जाने जाते थे, देव साहब के नाम से बॉलीवुड में ये विख्यात हुए थे। जब हम बात करें इनका जन्म कब हुआ था, आज ही के दिन 1923 में ये जन्मे थे। 1923 में
पंजाब के गुरदासपुर जिले में इनका जन्म हुआ था, लेकिन वर्तमान की दृष्टि से अगर कहा जाए वो एरिया कहाँ पर पड़ता है तो आप कहेंगे कि पाकिस्तान में है वो एरिया जहां पर इनका जन्म हुआ था, लेकिन उस समय तो भारत का हिस्सा था ना वो। तो 3 दिसंबर 2011 को इनकी मृत्यु हो गई थी। लंदन में इनकी मृत्यु हुई थी। लंदन आपको पता है इंग्लैंड की राजधानी है और इंग्लैंड यूके का हिस्सा है। एक फिल्म निर्माता के रूप में काम किया, फिल्म निर्देशक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया और इनको भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी इनको दिया गया। तो ऐसे थे देवानंद, जिनकी हृदय गति रुक जाने से 3 दिसंबर 2011 को मृत्यु हो गई थी। चलिए जी, अब हम इनके बारे में बातें कवर करेंगे। नाम इनका क्या है? सूबेदार जोगिंदर सिंह। आपने शायद सूबेदार जोगिंदर सिंह का नाम जरूर सुना होगा। इनका जन्म 26 सितंबर 1921 को हुआ था। एक गांव पड़ता है मेहाकलन गांव, जो कि मोगा में है, और ये जो मोगा है ना वो हमारे भारतीय पंजाब का हिस्सा है। ठीक है ना। और ऐसा कहते हैं कि ये पहले तो ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल हुए थे। उसके बाद में जब भारत आज़ाद हो गया तो भारतीय सेना में भी इन्होंने अपनी सेवाएं जारी रखी। और कौन सी रैंक के ये अधिकारी थे? तो ये सूबेदार रैंक के अधिकारी थे। कौन सी रेजिमेंट से जुड़े हुए थे? तो आप कहेंगे कि ये सिख रेजिमेंट से थे। भारतीय सेना की बात करें आज़ादी से पहले, क्योंकि आज़ादी से पहले तो ब्रिटिश भारतीय सेना थी, तो 1936 से लेकर 1962 तक इन्होंने एक सैनिक के रूप में सेवाएं दी। और जब 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था तो आपको पता है इन्होंने बड़ी बहादुरी दिखाई थी। आखिरी पल तक ये लड़ते रहे थे। 1962 में ये क्या हुए थे? शहीद हुए थे। तो इनके बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए। जब ये शहीद हो गए 1962 में, मरणोपरांत इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। परमवीर चक्र, ठीक है ना। तो एक बार आप इनके बारे में क्वेश्चन बता दीजिए, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। असाधारण बहादुरी, वीरता या बलिदान के लिए सैनिकों और असैनिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? जल्दी से आप इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। अगर लिखा होगा ना आपने परमवीर चक्र तो आपने अच्छा जवाब दिया है। परमवीर चक्र सर्वोच्च सम्मान होता है किसी भी सैनिक को जो दिया जाए। तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो हम वीरता पुरस्कारों की बात करते हैं। वीरता पुरस्कार, वीरता पुरस्कारों को हम दो कैटेगरी में बांट के देखेंगे। एक तो कैटेगरी वो युद्ध होती है जो युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों को या फिर असैनिकों को दिए जाते हैं। ठीक है। एक होते हैं युद्ध भूमि से बाहर। युद्ध भूमि से बाहर कोई अच्छा प्रदर्शन करे, कोई बहादुरी दिखाए, उनको दिए जाते हैं जो पुरस्कार, वो आते हैं इस कैटेगरी में। तो जब हम बात करें युद्ध भूमि वालों की, उनको जो पुरस्कार दिया जाता है उनको नाम देते हैं हम वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड। वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। और जो युद्ध भूमि से बाहर अगर कोई बेहतरीन प्रदर्शन करता है, कोई वीर मतलब कोई वीरता का अगर दिखाए, तो आप क्या बोलेंगे उसे? पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। ठीक है ना। पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। तो इस प्रकार जब हम वॉर टाइम वालों की बात करें तो सबसे सर्वोच्च जो पुरस्कार दिया जाता है उसे हम बोलते हैं परमवीर चक्र। उसके बाद में दूसरे नंबर का होता है जो उसे कहते हैं हम महावीर चक्र। तीसरे नंबर का सर्वोच्च सम्मान जो होता है उसे हम कहते हैं वीर चक्र। ठीक है। तो ये तो हुए युद्ध में जो असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन करे उनको दिए जाते हैं जो। उसके बाद में जो आते हैं वो हैं युद्ध भूमि से बाहर अगर कोई बेहतरीन प्रदर्शन करे, अपनी बहादुरी दिखाए, तो उनको सबसे सर्वोच्च अगर पुरस्कार दिया जाए तो अशोक चक्र दिया जाएगा। दूसरे नंबर का सर्वोच्च सम्मान उनको अगर दिया जाए तो कीर्ति चक्र मिलेगा।
और तीसरे नंबर का सर्वोच्च सम्मान जो मिलता है वो मिलता है शौर्य चक्र। तो इस प्रकार से आपको बातें ध्यान में रखनी है। लेकिन हम इनके बारे में बात कर रहे थे, सूबेदार जोगिंदर सिंह, इन्होंने तो युद्ध भूमि में पार्टिसिपेट किया था। वहां पर अगर इनको कोई सम्मान मिलता तो इन तीनों में से मिलता, चाहे परमवीर चक्र मिले, चाहे महावीर चक्र मिले, चाहे वीर चक्र मिले। तो इनको कौन सा मिला? इनको वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड में अगर इस कैटेगरी में देखेंगे तो सर्वोच्च पुरस्कार जो है परमवीर चक्र वो इनको मिला था। चलिए जी, अब हम बातें कवर करेंगे उनके बारे में जिनकी आज पुण्यतिथि है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके बारे में, टी बी कुन्हा। टी बी कुन्हा, जिनको गोवा के जनक के रूप में जाना जाता है, जिनका जन्म 2 अप्रैल को हुआ था। एक बार इनके बारे में क्वेश्चन बता दीजिए। गोवा को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता सेनानी टी बी कुन्हा, जिन्हें गोवा का जनक कहा जाता है, इनका जन्म कहाँ हुआ? ऐसे बोलेंगे कब हुआ? तो अगर आपने लिखा होगा 1891, 1891, देन यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। 1891 में इनका जन्म गोवा में ही हुआ था और गोवा में इन्होंने बेहतरीन प्रयास किया था कि गोवा को पुर्तगालियों से आजाद करवाया जाए। तो इनको गोवा के जनक के रूप में जाना जाता है। आज ही के दिन 1958 में इनकी मृत्यु हो गई थी। हमारे भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी टी बी कुन्हा की 24 जुलाई 1948 को इनको गिरफ्तार कर लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा और इनको 8 साल की सजा हुई थी। तो ऐसे थे हमारे टी बी कुन्हा, जिनके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। आधुनिक भारत के ये सपूत माने जाते हैं हमारे भारतवर्ष के। चलिए जी, अब हम इनके बारे में बात कर लेंगे। नाम इनका क्या है? हेमंत दा। हेमंत दा के नाम से ये जाने जाते थे। और किस भूमिका में रहे? तो ये हमारे भारत के एक प्रसिद्ध गायक हुए हैं, पार्श्व गायक की भूमिका इन्होंने निभाई। और ये एक अच्छे संगीतकार भी थे और फिल्म निर्माता के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। तो एक बार इनके बारे में क्वेश्चन बता दीजिए। हिंदी फिल्म जगत के महान पार्श्व गायक और संगीतकार हेमंत दा का मूल नाम क्या था? वट वॉज द ओरिजिनल नेम ऑफ हेमंत दा, द ग्रेट प्लेबैक सिंगर एंड कंपोजर ऑफ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री? अगर आपने लिखा होगा ना ऑप्शन ए, देन यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। हेमंत कुमार मुखोपाध्याय इनका नाम था। 16 जून 1920 को इनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। ठीक है, मूल रूप से कहां से बिलोंग करते थे? उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे। और इनकी मृत्यु आज ही के दिन 1989 में हुई थी। कहाँ पे जन्मे? वाराणसी में जन्मे और कोलकाता में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। भारत के प्रसिद्ध ये प्लेबैक सिंगर रहे। बहुत सारी मूवीज में इन्होंने गाने गाए हैं, जैसे कि अनारकली, नागिन, प्यासा, गंगा जमुना, फरार, बात एक रात की, कोहरा। इस प्रकार की बहुत सारी मूवीज हैं जिसमें इन्होंने गायन किया है और ये हेमंत दा के नाम से प्रसिद्ध हुए। चलिए जी, अब हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। नाम इनका क्या है? लक्ष्मण काशीनाथ किर्लोस्कर। इनके बारे में अगर हम आपको बताएं तो ये हमारे भारत के उद्योगपति थे, बीते जमाने के उद्योगपति थे लक्ष्मण काशीनाथ किर्लोस्कर, जिन्होंने किर्लोस्कर उद्योग समूह की क्या की थी? स्थापना की थी। तो आप ये बताइएगा कि इनकी मृत्यु कब हुई थी? इन विच ईयर डिड लक्ष्मण काशीनाथ किर्लोस्कर, वन ऑफ द फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ इंडिया, हु वाज द फाउंडर ऑफ किर्लोस्कर इंडस्ट्रियल ग्रुप, डाई? तो आप बता दीजिए इनकी मृत्यु कब हुई थी। अगर लिखा होगा आपने 1956, देन यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। इनका जन्म 20 जून 1869 को हुआ था मैसूर में। ठीक है ना? और इनकी मृत्यु आज ही के दिन 1956 में हुई थी। तो यू हैव टू रिमेंबर अबाउट
लक्ष्मण काशीनाथ किर्लोस्कर हमारे भारत के प्रसिद्ध उद्योगपतियों में से एक थे ये। किर्लोस्कर जी ने पहली बार जब एक व्यक्ति को साइकिल चलाते हुए देखा तो अपने भाई के साथ मिलकर किर्लोस्कर ब्रदर्स नाम से इन्होंने एक साइकिल की दुकान खोली थी। तो ऐसे व्यक्ति थे शुरुआती दौर में, और बाद में फिर इन्होंने एक ग्रुप बनाया, इंडस्ट्रीज ग्रुप, जो कि अपने ही सरनेम से बनाया था, किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज ग्रुप। तो चलिए अब हम बात करेंगे लॉर्ड वेल्जली के बारे में। वेल्जली के बारे में तो आपको पता ही होगा, ये हमारे भारत में अधिकारी बनकर आया था। और इसका जन्म कब हुआ था इसके बारे में थोड़ी मैं जानकारी आपको दे देता हूँ। 20 जून 1760 को वेल्जली का जन्म हुआ था, और 26 सितंबर 1842 को वेल्जली की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। ये किस भूमिका में भारत में आया, तो भारत का ये गवर्नर जनरल बनकर आया था, सभी को पता ही होगा ना, गवर्नर जनरल। तो इसका कार्यकाल कब से कब तक का माना जाता है, 1799 से लेकर 1805 तक का माना जाता है, ठीक है ना। तो एक बार आप क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे वेल्जली के बारे में। वेल्जली आपको पता है सहायक संधि लेकर आया था। सहायक संधि कौन लेकर आया, तो नाम लिख देना वेल्जली का। 1798 में ये लेकर आया था, ये संधि, है ना। जल्दी से आप इसको बताना है, जल्दी जल्दी से बताएंगे। अगर आपने इसमें लिखा होगा ना हैदराबाद, तो आपने अच्छा जवाब दिया है। यहां पर मैंने जो शब्द लिखा है भारत का गवर्नर जनरल, क्या ये बात ठीक लिखी है क्या, तो आप कहेंगे भारत में आया था, लेकिन इसे हम क्या बोलते हैं, बंगाल का गवर्नर जनरल जानते हैं, है ना। एक सेकंड रुकना जरा, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक। बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया ये। और आपको पता है फिर अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन रहा था, तो आपको पता है लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि 1828 से 1835 तक रहा। और वही लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। तो ये जो था ये बंगाल का गवर्नर जनरल था, ठीक है ना। तो इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए वेल्जली के बारे में। वेल्जली ने सहायक संधि की शुरुआत की, और भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेल्जली से पहले किसने किया था, तो नाम लिख देना आप फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले का। इस सहायक संधि को अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहले किसने स्थापित किया, वेल्जली ने। और वेल्जली के स्थापित किए गए इस सहायक संधि पर सबसे पहले साइन किसने किए थे, हैदराबाद ने। 1798 की बात है। उसके बाद मैसूर ने साइन कर दिए 1799 में। और 1799 में अक्टूबर के आसपास बताया जाता है कि तंजौर वालों ने भी साइन कर दिए थे। अवध ने भी इसमें क्या है, स्वीकार्यता हासिल कर ली थी, स्वीकार कर लिया था इसको 1801 में। उसके बाद में पेशवा भी थे, बरार, भोंसले, सिंधिया, इन सब ने क्या किया था, सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। और अन्य भी थे रियासतें, जैसे कि जोधपुर रियासत, जयपुर, मछेड़ी, बूंदी, भरतपुर, इन सब रियासतों ने स्वीकार कर लिया था। लेकिन इंदौर के जो होलकर थे उन्होंने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था, ठीक है ना। और एक युद्ध जो बड़ा प्रसिद्ध हुआ था जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, चौथा आंगल मैसूर युद्ध, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी उस लड़ाई में। तो वो भी लाल वेल्जली के समय की ही बात है। अपने आप को ये बंगाल का शेर बताया करता था, ठीक है ना। जब इसका टाइम पीरियड पूरा हो गया 1805 में, तब फिर दोबारा से कॉर्नवालिस की एंट्री हुई थी। कॉर्नवालिस का दूसरा कार्यकाल जब शुरू हुआ था ना 1805 में, उसी दूसरे कार्यकाल में कॉर्नवालिस की मृत्यु हो गई थी। तो ये थोड़ी सी कहानी मैंने आपको बता दी है ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है इनका, उदय शंकर नाम। उदय शंकर के बारे में आपको पता होना चाहिए। भारत के प्रसिद्ध नृतक थे ये, अच्छे कोरियोग्राफर भी थे। तो आप ये बताइएगा कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। अगर आपने लिखा होगा ना उदयपुर में, उदय शंकर का जन्म उदयपुर में हुआ, तो आपने अच्छा जवाब दिया है।
8 दिसंबर 1900 में इनकी क्या हुई थी, जयंती मनाई जाती है। इनका जन्म हुआ उदयपुर, आपको पता ही है हमारे भारतीय राज्य राजस्थान में है। और इनका निधन कब हुआ था, 26 सितंबर 1977 को इनका निधन कोलकाता में हुआ। और ये कोलकाता आपको पता है वेस्ट बंगाल का राजधानी क्षेत्र है। किस रूप में जाने गए थे, तो हमारे भारत के ये प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यक थे। आपको इनकी फोटो से ही पता लग गया होगा, अच्छे नृत्यक रहे होंगे ये उस समय के। भारत सरकार ने इनको भारत के दूसरे नंबर के सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया था 1971 में। ठीक है, देशी गौतम सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया था। तो ऐसे थे हमारे भारत के प्रसिद्ध नृत्यक और अच्छे कोरियोग्राफर उदय शंकर, जिनकी आज पुण्यतिथि है। हम उन्हें नमन करते हैं। तो एक बार इनके बारे में आप जान लीजिएगा। आज के लिए इतनी ही कहानी रखेंगे हम। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ गई है तो थोड़ा लाइक कर देंगे और शेयर भी कर देंगे। आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए सब्सक्राइब, देरी किस बात की है। बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए ताकि समय से पहले आपको कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जिनका आज जन्मदिन है उनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। जिनकी आज जयंती है या फिर जिनकी आज पुण्यतिथि है, हम उन्हें नमन करते हैं। तो आप सभी हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि टेलीग्राम, मौज, हिप्पी, जोश, शेयर चैट, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, फेसबुक एटसेट्रा। बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बने रहिए हमारे साथ एड्यूरोही ऑफिशियल के साथ। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।